हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन पढ़ करके समाप्त कर लिया है, तो मैं आज पंचायती राज पर दूसरा अभ्यास प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, मैंने जितना पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन लाया गया है, देखेंगे उसको। और मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर आप लोगों को 10 सेकेंड टाइम दूंगा और तुरंत आप लोग जवाब देंगे, कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र सरकार द्वारा, बी में है राज्य सरकार द्वारा, सी में है जिला न्यायाधीश द्वारा, डी में है चुनाव आयोग द्वारा। आपको बताने हैं। चलिए आइए मैं बताता हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन आपका है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताया हूं कि चुनाव से संबंधित जो भी निर्णय लेना होता है राज्य विधानमंडल निर्णय लेती है, और राज्य विधानमंडल निर्णय लेती है अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो राज्य सरकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थात पंचायतों का चुनाव कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, इसका निर्णय उस राज्य की सरकार लेती है, राज्य सरकार लेती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर पहला स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, ऑप्शन नंबर दो जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, ऑप्शन नंबर तीन लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का, ऑप्शन नंबर चार पद सोपानिक संरचना की। अब कूट बना करके बताने हैं। कूट ए में केवल 1 2, बी में केवल 1 3, सी में केवल 1 2 3, डी में 2 3 और 4। आप बताएंगे इनमें से कौन सही है। चलिए आइए हम देखते हैं। कह रहे कि पंचायतों या पंचायती राज व्यवस्था है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था क्या है आपको बताने हैं। तो देखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, दूसरा जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का, चौथा है पद सोपानिक संरचना की। तो मैं बताऊं आप लोगों को, ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी में केवल 1 2 3 स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो पंचायती राज होती है, पंचायती राज ऑप्शन नंबर ए का रहा है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, अर्थात पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन विकेंद्रीकरण की कार्य करती है। तो इसका मतलब ये आपका ए है, और बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी कि 1 और 3 और 2 जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन, अर्थात यह पंचायती राज अक्सर त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है आपका। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी में रख दिया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी है रोजगार को बढ़ाना, सी है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, डी है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अब आपको जवाब देने हैं, तुरंत जवाब दें आप लोग। चलिए आइए हम देखते हैं।
कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए ये सभी उसमें आएंगे, लेकिन पंचायती राज का इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि कृषि उत्पादन का बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, फिर लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। डी है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो मैं बताऊं आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसको याद रखेंगे। देखिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भारतीय जनता का जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास कराना होता है, इसका उद्देश्य यही होता है। और शासन का अभिन्न अंग बनाना होता है और भारतीय जनता शासन व्यवस्था में एक अभिन्न अंग बन जाए और शासन व्यवस्था के अंतर्गत वो रुचि ले, इंटरेस्ट ले। तो ये लोगों की विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे पंचायती राज, तो मैं आप लोगों को बताया था पंचायती राज के बारे में कि पंचायती राज को शासन के एक अभिन्न अंग बना दिया गया और अभिन्न अंग बना करके उसका विकेंद्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात यह शासन के एक अंग बन गया जिसमें लोगों की भागीदारी होगी। तो याद रखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखेंगे, देखिए इसके अंतर्गत ये तीनों बातें आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत ये तीनों बातें आ जाएंगी। तो इसमें दे रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य आपका ये होगा, इसमें सभी आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना है हमको। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, अर्थात सफलतापूर्वक पंचायती राज को पूरा करने के लिए सहयोग किनकी पड़ती है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय जनता की, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र सरकार की, ऑप्शन नंबर सी है नौकरशाही की, ऑप्शन नंबर डी है राजनेताओं की। आप तुरंत जवाब दें। चलिए कह रहा है कि पंचायती राज को सफल बनाने के लिए किनकी आवश्यकता पड़ती है, किनकी जरूरत पड़ती है। तो मैं बताऊं आप लोगों को, आपको पता है स्थानीय जनता की, याद रखेंगे। ये पंचायती राज मैं बार बार बताया था आप लोगों को कि पंचायती राज भारतीय जनता का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास कराने के लिए किया जाता है। अर्थात जब आर्थिक विकास, सामाजिक विकास कराने के लिए किया जाता है भारतीय जनता का, तो याद रखिएगा ये भारतीय जनता के अंतर्गत जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी भागीदारी और उनकी सहयोग होगा, तभी ये कार्य किया जा सकता है, तभी ये संभव है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्थानीय जनता की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए शक्तियों का विकेंद्रीयकरण, ऑप्शन नंबर बी लोगों की हिस्सेदारी, ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक विकास, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। आपको जवाब देने हैं। चलिए आइए, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इसका मतलब पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है। ये केंद्र, राज्य और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसका मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है। बी देखते हैं लोगों की हिस्सेदारी, याद रखिएगा ये लोगों की हिस्सेदारी बनाती है शासन व्यवस्था के अंतर्गत, इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। आइए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक विकास। मैं बताया हूं आप लोगों को पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य ही होता है लोगों की, अर्थात स्थानीय लोगों का आर्थिक विकास कराना एवं सामाजिक विकास कराना, यानी कि सामुदायिक विकास।
ऑप्शन नंबर सी सही है, तीनों सही है, यानी कि डी में से उपयुक्त में सभी, अर्थात ये तीनों बातें क्या हैं, सही हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी सही होगा, उपयुक्त में से क्या होगा, सभी सही होगा। अब देखेंगे हम लोग, देखिए अब ये छठवां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राज्य के आयुक्त द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। आपको बताने हैं, आपको 10 सेकेंड टाइम दिया जा रहा है, आप तुरंत बताएंगे इसको। आइए मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, इसका क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र का निर्धारण आपका राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। और याद रखेंगे राज्य सरकार जो होता है इसके लिए चुनाव का समय निर्धारण करती है, लेकिन इसका क्षेत्र का निर्धारण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। ए में दे रहा है उत्तर प्रदेश यूपी, बी में दे रहा है असम, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में हरियाणा। आपको जवाब देने हैं। चलिए, मैं जब हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे थे तो मैं इसमें डिस्कस किया था, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। मैं बताया था आप लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदाय के लोग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण नहीं है। याद रखेंगे, इसलिए और सब जगह पाए जाते हैं तो वहाँ पर आरक्षण है, और चूँकि यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं तो यहाँ पर उनके लिए आरक्षण नहीं है। याद रखेंगे ये चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। ये आपको जवाब देने हैं। ऑप्शन नंबर ए है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी भारत की संसद, और ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति। आप इसका तुरंत जवाब देंगे। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। अर्थात पंचायती राज की संरचना कैसी होगी, यह किसको अधिकार दिया गया है। तो मैं बताया हूं कि राज्य की विधानमंडल यह तय करती है कि किस राज्य, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल को यह अधिकार है कि उसके राज्य में पंचायती राज किस स्तर की होगी, त्रिस्तरीय होगी कि द्विस्तरीय होगी कि एक स्तरीय होगी, उस राज्य की विधानमंडल यह तय करती है। याद रखिएगा, यहाँ पर राज्य का राज्यपाल नहीं करते हैं, ना तो भारत की संसद करती है। कारण क्या है? यह पंचायती राज राज्य सूची की यह विषय है, तो राज्य सूची के विषय पर आपको पता होना चाहिए कि राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, इसलिए यहाँ पर राज्य का विधानमंडल पंचायती राज का या पंचायतों की संरचना क्या होगी वह निर्णय लेती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने हैं, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। आपको जवाब देने हैं।
ऑप्शन नंबर ए में है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी में है राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल में और ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज संस्थाओं में। ये आपको जवाब देने हैं। चलिए यहाँ पे एक और रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, निम्न में से किस निकाय के लिए महिलाओं को आरक्षित सीटें दी जाती हैं? तो एक बात याद रखेंगे, मैं बता दूं, पहले बता करके इसको बताता हूं, डिफाइन करता हूं। पंचायती राज, याद रखिएगा, लोकसभा में भी आरक्षण है, विधानसभा में भी आरक्षण है, लेकिन लोकसभा में जो आरक्षण है महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण है। याद रखेंगे कि लोकसभा में 84 अनुसूचित जाति के कैंडिडेट चुनाव जीत करके जाते हैं और 47 आपके अनुसूचित जनजाति के लोग चुनाव जीत करके लोकसभा में जाते हैं। अर्थात लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण है, न कि महिलाओं को आरक्षण है। महिलाओं के लिए उसमें आरक्षण नहीं है। और जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं राज्य विधानसभाओं में, तो याद रखेंगे राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण नहीं है। वहाँ पे भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण है, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण नहीं दिया गया है। ये और मंत्रिमंडल, वो तो ऐसे भी नहीं है, लोकसभा के लोग मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, तो इनके लिए है भी नहीं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से महिलाओं को आरक्षण किस में है, तो याद रखेंगे अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, न तो लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण है, न तो विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण है, न तो विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण है, और न ही राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण है। महिलाओं को आरक्षण है राजनीतिक निकाय में तो केवल स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, पंचायती राज और नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आरक्षण है, और महिलाओं को आरक्षण इन मायने में राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं है। एक और बात याद रखिएगा, राज्यसभा और विधान परिषद ऐसे राजनीतिक निकाय हैं जिसमें किसी भी कम्युनिटी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में लोकसभा में क्या होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है। विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार राज्यसभा और विधान परिषद की जब बात आती है तो याद रखेंगे न तो अनुसूचित जाति, न तो अनुसूचित जनजाति और न ही महिलाओं को राज्यसभा में आरक्षण नहीं है और न ही विधान परिषद में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसका मतलब जितने भी निम्न सदन होते हैं, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधान परिषद, ये निम्न सदन, ये आपके संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन ऐसे कहा जाता है इसको निम्न सदन लोकसभा को, और राज्य में विधान परिषद को विधानसभा को कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा जितने निम्न सदन होते हैं केंद्र में या राज्यसभा में, राज्य सरकार के अंतर्गत विधानसभा में, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण है। और जितने भी उच्च सदन कहा जाते हैं, राज्यसभा केंद्र में और राज्य में विधान परिषद, वहाँ पर आरक्षण नहीं है। देखिए मैंने एक बात तो स्पष्ट किया है अभी जस्ट कि ये जो निम्न सदन का बात मैंने जिक्र किया है, ये संविधान में कहीं भी निम्न सदन का जिक्र नहीं किया गया है, न ही उच्च सदन का जिक्र किया गया है, लेकिन ऐसे कहा जाता है, विद्वानों का मानना है। और याद रखिएगा विद्वानों का मानना ऐसा क्यों है कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा हो या राज्य के अंतर्गत जो विधानसभा है, यहाँ पर
जो प्रतिनिधि जाते हैं जनता द्वारा निर्वाचित हो करके जाते हैं, और इनको जनता, एजुकेटेड जनता भी, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो जनता होती है वो भी वोट करती है, जो अनएजुकेटेड होती है वो भी वोट करती है, अर्थात इसको आम जनता चुनाव जिता कर भेजती है। इसलिए लोकसभा और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और जो राज्यसभा है, विधान परिषद है, वे जो हैं आपके, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं इनको वोट विशेष लोग करते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया है निम्न सदन और उच्च सदन का जिक्र संविधान में नहीं किया गया। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, दूसरा जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, ऑप्शन नंबर सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ऑप्शन नंबर डी में पंचायतों के सदस्य। आपको जवाब देने हैं, आप तुरंत जवाब देंगे। अब आइए मैं बताऊं आप लोगों को, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, तो जब हम लोग पंचायती राज स्टार्ट किए थे तो ग्राम सभा क्या है मैं बताया था आप लोगों को कि गांव में जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में दर्ज वयस्क लोगों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। मैं आप लोगों को ये डिफिनीशन के अंतर्गत बताया था, और देखिए डिफिनीशन के बारे में ही आपसे क्या कर दिया, पूछ दिया। तो याद रखेंगे, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, याद रखिएगा ये निर्वाचक नामावली में जो दर्ज अर्थात जो पंजीकृत लोग होते हैं उन्हीं को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अभी हम लोग पंचायती राज पर क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपसे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैं कंसेप्चुअल यहाँ पर कंसेप्ट जो दिया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करेंगे। थैंक्स।